दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं सुनील कुमार यादव, एवरीथिंग इज़ विद पॉसिबल विद सुनील में। आज का मेरा विषय है शिक्षकों के लिए जो बहुत ही आवश्यक है, अभिवृद्धि और विकास। चाहे वो बीपीएड के स्टूडेंट हों, चाहे वो एमपीएड के स्टूडेंट हों, या वो बीएड के हों, या बीपीएड के हों, या एसटीसी हो, डीएलएड हो, शिक्षा से जुड़े हुए जो भी अध्यापन कार्य हैं, उसमें अभिवृद्धि और विकास का टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज का मेरा विषय है जो अभिवृद्धि का अर्थ क्या होता है, विकास का अर्थ क्या होता है, अभिवृद्धि और विकास में क्या अंतर होता है, अभिवृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं। इस संदर्भ में जो वीडियो है बहुत ही महत्वपूर्ण, देखिए और लाइक कीजिए। अभिवृद्धि का अर्थ, जैसा आप सभी जानते हैं कि हमारा जो शरीर है वो असंख्य कोशिकाओं से बना है। कुछ कोशिकाएं मिलकर ऊतक बनाती हैं, कुछ ऊतक मिलकर मसल्स बनाते हैं, और मांसपेशियों से हमारे कंकाल के साथ जब मांसपेशियां मिलती हैं तो हमारे शरीर का ढांचा बन जाता है। तो आइए चलते हैं टॉपिक की तरफ, अभिवृद्धि का विकास। अभिवृद्धि का अर्थ क्या है? कोशिकाओं की गुणात्मक वृद्धि। कोशिकाओं की गुणात्मक वृद्धि अभिवृद्धि कहलाती है। कोशिकाओं में जो एक कोशिका में गुणात्मक, एक कोशिका, दो कोशिका, चार, कई हजारों असंख्यों कोशिकाओं में जब वृद्धि होती जाती है तो वह अभिवृद्धि कहलाती है। जैसे ऊंचाई, हमारी हाइट का बढ़ना, भार का बढ़ना, लंबाई चौड़ाई आदि की जो वृद्धियां हैं वो वृद्धियां हैं। हाथ पैर का बढ़ना, बालों का बढ़ना, ये सभी अभिवृद्धियां कहलाती हैं। अभिवृद्धि जो होती है ये 20 वर्ष तक पहुंचकर लगभग पूर्ण हो जाती है। मतलब हमारे शरीर की जो वृद्धि होती है वो 20 वर्ष तक की होती है। सोरसन्स एक मनोवैज्ञानिक थे। सोरेनसन के अनुसार अभिवृद्धि से अभिप्राय शरीर व उसके बाहरी आकार में वृद्धि। अभिवृद्धि से अभिप्राय है कि शरीर व उसके आकार में वृद्धि जिसका मापन किया जा सकता है, जो मापन योग्य है। मान लीजिए बच्चा 10 साल का है तो उसकी हाइट जो है 112 सेंटीमीटर, फिर 12 साल का हुआ तो 116 सेंटीमीटर, फिर 18 साल का हुआ 130 सेंटीमीटर। एक औसत बता रहा हूँ मैं आपको। और 100 जब वो 20 वर्ष का हुआ, क्योंकि जो लंबाई है वो बालकों में 20 वर्ष तक बढ़ती है और बालिकाओं में 16 वर्ष तक बढ़ती है। कुछ अपवादों में कहा जाता है कि बालिकाओं की हाइट जो 16 वर्ष तक बढ़ती है और बालकों की हाइट जो है वो 18 वर्ष तक बढ़ती है, लेकिन कुछ अपवाद 20 वर्ष तक ले जाते हैं। तो ये हाइट का मापन किया जा सकता है। तो अभिवृद्धि वह है जिसका मापन किया जा सके, जिसका तोल किया जा सके, मापन किया जा सके, वेट किया जा सके, वह अभिवृद्धि कहलाती है। फ्रैंक के अनुसार कोशिकीय गुणात्मक वृद्धि, जो कोशिकीय गुणात्मक वृद्धि है वह अभिवृद्धि कहलाती है, उसको हम अभिवृद्धि कहते हैं। तो ये वो तो हुआ अभिवृद्धि। अभिवृद्धि में लंबाई चौड़ाई, ऊंचाई, भार, बालों का बढ़ना, नाखूनों का बढ़ना, जो हमारे शरीर में जो वृद्धियां होती हैं वो अभिवृद्धि कहलाती है। और अभिवृद्धि का हम मापन कर सकते हैं, तौल कर सकते हैं। ये है अभिवृद्धि। अब आते हैं विकास का। विकास क्या है? अभिवृद्धि और विकास जो आज का टॉपिक है, अब उसमें है विकास। विकास का क्या अर्थ होता है? संपूर्ण आकृति के रूप में परिवर्तन विकास है। जो हमारे शरीर की जो आकृति है उसमें जो परिवर्तन है वह विकास कहलाता है। संपूर्ण आकृति के रूप में परिवर्तन विकास है। वास्तव में विकास संपूर्ण अभिवृद्धियों का संगठन है। जो शरीर की जो अभिवृद्धियाँ होती हैं, जैसे पैरों का बढ़ना, हाथों का बढ़ना, धड़ का बढ़ना, ये क्या है? ये अभिवृद्धि है। उदाहरण स्वरूप क्या है? जैसे पैरों में वृद्धि हुई, धड़ की वृद्धि हुई। अब ये पैरों और जब ये सब मिल जाता है तो वह क्या कहलाता है? विकास कहलाता है। इनका जो ये इन सब का क्या कहलाता है? विकास कहलाता है। पैरों की वृद्धि, धड़ की वृद्धि, ये अभिवृद्धि है। इनका सम्मिलित रूप शारीरिक विकास कहलाता है। इनका सम्मिलित रूप शारीरिक विकास कहलाता है। मुनरो एक मनोवैज्ञानिक थे, उन्होंने इसके संबंध में परिभाषा दी है। परिवर्तन की श्रृंखला की वह अवस्था है, परिवर्तन श्रृंखला की वह अवस्था है जिसमें बालक भ्रूणावस्था से लेकर प्रौढ़ावस्था तक गुजरता है, विकास कहलाता है। मतलब बालक की जो भ्रूणावस्था, जब वो भ्रूण से होता है और जब तक वो प्रौढ़ नहीं हो जाता है, उस स्तर तक गुजरना ही विकास कहलाता है।
ये मुनरो नामक मनोवैज्ञानिक ने इसकी परिभाषा दी। अब वृद्धि और विकास में अंतर क्या है? जिस वृद्धि भी आपने समझ ली और विकास भी समझ लिया, अब इसमें अंतर क्या है? शारीरिक परिपक्वता, वृद्धि क्या है? शारीरिक परिपक्वता प्राप्त करने के पश्चात वृद्धि रुक जाती है। जब शरीर परिपक्व 20 वर्ष के बाद इसकी अवस्था रुक जाती है, वृद्धि का विकास रुक जाता है। आपने पिछले पढ़ा, तो शारीरिक परिपक्वता प्राप्त करने के पश्चात वृद्धि रुक जाती है। विकास क्या है? विकास की प्रक्रिया जन्म से लेकर मृत्यु तक निरंतर चलती रहती है। जैसे आप जानते हैं, विकास डेवलपमेंट तो बालक का होता रहता है, बुद्धि का विकास जो है वो हमेशा होता रहता है, वो कुछ ना कुछ जन्म से लेकर मृत्यु तक कुछ ना कुछ सीखता रहता है, तो ये निरंतर होता रहता है। वृद्धि प्रायः व्यक्ति के कद, भार, शरीर आदि से होने वाले परिवर्तन वृद्धि कहलाते हैं। व्यक्ति के जो कद है, भार है, शरीर में जो होने वाले परिवर्तन हैं वह वृद्धि कहलाते हैं। विकास क्या है? विकास में परिणात्मक और गुणात्मक पक्ष सन्निहित होते हैं। परिणात्मक और गुणात्मक पक्ष सन्निहित होते हैं। वृद्धि की प्रक्रिया के अंतर्गत होने वाले परिवर्तन स्पष्ट रूप से देखे जा सकते हैं। वृद्धि की प्रक्रिया के अंतर्गत होने वाले परिवर्तन स्पष्ट रूप से देखे जा सकते हैं। जैसे बालक कुछ छोटा हुआ, फिर कुछ बड़ा हुआ, फिर कुछ और बड़ा हुआ, फिर कुछ और बड़ा हुआ, पहले उसके हाथ छोटे थे, फिर और बड़े हुए, फिर और बड़े हुए। तो इसमें होने वाले जो वृद्धि है, इसमें जो परिवर्तन है वो स्पष्ट रूप से देखे जा सकते हैं। विकास को किसी मापनी द्वारा मापा और तोला नहीं जा सकता है। जो डेवलपमेंट है उसको आप बालक डेवलप हो रहा है, उसका जो विकास हो रहा है, चाहे वो मस्तिष्क का विकास हो, चाहे बुद्धि का विकास हो, उसको आप देख नहीं सकते हैं, तौल नहीं सकते हैं, माप नहीं सकते हैं। वृद्धि शब्द शरीर के किसी एक पक्ष में होने वाले परिवर्तन को प्रदर्शित करती है। विकास शब्द व्यक्ति के व्यक्तित्व में आए संपूर्ण परिवर्तनों को प्रदर्शित करती है। यहाँ एक पक्ष को प्रदर्शित करती है, यहाँ पे सारे पक्षों को, विकास जो है वो सारे पक्षों को, संपूर्ण व्यक्तित्व को प्रदर्शित करता है। वृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं? सबसे पहला कारक तो आप समझते हैं कि भोजन बालक की सामान्य वृद्धि के लिए महत्वपूर्ण तत्व है। भोजन जो है वह बालक की सामान्य वृद्धि के लिए महत्वपूर्ण तत्व है। विकास के लिए संतुलित भोजन आवश्यक है। व्यक्ति के विकास के लिए जो संतुलित भोजन आवश्यक है, जिसमें कार्बोहाइड्रेट होने चाहिए, विटामिन्स होने चाहिए, प्रोटीन होने चाहिए, स्टार्च होना अति आवश्यक है। इसके अगर ये इसको बालक को पोषण सही से नहीं मिल रहा है तो उसका जो वृद्धि और विकास है वह रुक जाएगा। अब उसके अभाव में उसमें रोगग्रस्त हो जाएगा। आपने देखा है कि बच्चे जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें चर्म रोग हो जाते हैं, रतौंधी हो जाती हैं, सूखा रोग हो जाते हैं, दांतों के रोग हो जाते हैं, कई तरह के रोग बच्चों में हो जाते हैं, क्योंकि उनमें पोषण की आवश्यकता, पोषण नहीं मिल पाता है। उनको आवश्यक जो पोषण है वो उसमें उनको नहीं मिलता है, इसकी वजह से उनको वो बीमारियों से ग्रसित हो जाते हैं। नंबर 2 है वातावरण। वातावरण दो तरह की बात करते हैं यहाँ पे, भौगोलिक वातावरण की भी बात करते हैं और सामाजिक वातावरण की भी बात करते हैं। तो बालक के विकास में भौगोलिक वातावरण का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। भौगोलिक वातावरण से मतलब है उसको शुद्ध हवा मिलनी चाहिए, शुद्ध जल मिले, उचित प्रकाश मिले, जिससे उसकी वृद्धि हो और विकास हो। सामाजिक वातावरण से है परिवार और उसके आसपास के लोग। जैसे आप जानते हैं बालक का विकास, बालक की जो पहली अध्यापक होती है वो उसकी माँ होती है। बालक का प्रथम जो पाठशाला होता है वो उसका परिवार होता है। माँ के प्यार और बाप की गोद में ही बालक सीखता है। तो वातावरण वृद्धि और शारीरिक विकास के लिए भोजन, वातावरण बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। इसके बाद एक नेक्स्ट एक टॉपिक है इसमें प्रजाति मतलब रेसेस। युंग ने कहा है कि प्रजाति प्रभाव को बालक के विकास में महत्वपूर्ण माना है। युंग ने प्रजाति प्रभाव को बालक के विकास में महत्वपूर्ण माना है। अब इसमें क्या है, जैसे आप देखिए कि गर्म जलवायु में रहने वाले बालक, जो गर्म जलवायु में रहने वाले बालकों का शारीरिक विकास ठंडे जलवायु में रहने वाले बालकों की अपेक्षा शीघ्र होता है। जो गर्म जलवायु में बच्चे रहते हैं उनका जो शारीरिक विकास है वो ठंडे जलवायु में रहने वाले बालकों की अपेक्षा शीघ्र होता है। अब मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ कि हमारे देश में जो प्रजनन की क्षमता है वह लगभग 14 वर्ष से लेकर शुरू हो जाती है, क्योंकि हम गर्म जलवायु में रहते हैं। इसके वनस्पति जो ठंडे प्रदेशों में बच्चे हैं उनमें जो प्रजनन क्षमता है वह कुछ समय बाद होती है, वो गर्म ठंडे जलवायु के हैं।
नीग्रो बच्चे, जो नीग्रो हैं, अफ्रीकन बच्चे जो हैं, वो श्वेत बच्चों की अपेक्षा 80% ज़्यादा परिपक्व से होते हैं, ज़्यादा परिपक्वता उनमें शीघ्रता से आती है। इसके बाद अगला टॉपिक जो हमारे शरीर की ग्रंथियां हैं, अंतःस्रावी ग्रंथि जैसे हैं, ये इसमें जो ग्रंथियों के जो स्राव है उनकी क्रियाशीलता बालक के विकास पर बहुत ज़्यादा प्रभाव डालती है। जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड जो है, मैं एक आपको उदाहरण दे रहा हूँ, जैसे जो पिट्यूटरी ग्लैंड है ये मस्तिष्क के नीचे स्थित होती है और बहुत महत्वपूर्ण होती है। इसकी अत्यधिक सक्रियता के कारण, अगर ये अत्यधिक सक्रिय है तो सामान्य व्यक्ति भी बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है, और यदि कम सक्रिय है तो वह जो व्यक्ति है वह समान रूप से छोटे हो जाते हैं। तो आज का जो मेरा टॉपिक था अभिवृद्धि और विकास, इसके अंतर्गत आपको मैंने आज बताया कि अभिवृद्धि क्या है, अभिवृद्धि हम किसे कहते हैं, विकास क्या है, विकास का अर्थ क्या है, वृद्धि का और विकास में अंतर क्या होते हैं, वृद्धि और विकास, जो वृद्धि और शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं। दोस्तों, मेरी जानकारी अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम।